हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ अवर वन शॉर्ट सीरीज फॉर बायोलॉजी एचएससी 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड एमएसटी सीईटी। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके सीईटी के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से ना एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसका बोर्ड्स का वेटेज देखें तो बोर्ड्स के लिए इस चैप्टर का अप्रोक्सीमेट वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। ऑन एन एवरेज 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं और सीईटी का भी इसका वेटेज ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स का है। ठीक है, आज ये चैप्टर मैं कवर कर रही हूँ और इसके बाद अपना लास्ट चैप्टर 15th वाला जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 2-3 मार्क्स का है। ठीक है, ये चैप्टर कवर करने से पहले आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ कि जो बच्चे एमएचटी सीईटी में 95 से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं वो आंख बंद करके हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में आपका सीईटी का पूरा डिटेल सिलेबस कवर किया जाएगा विथ मॉक टेस्ट, विथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट। ठीक है, तो आपको वरदान बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा, आपको हमारे डिटेल वाले लेक्चर्स के बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। प्लस समझो आपको डिटेल लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप मॉक टेस्ट भी अलग से परचेस कर सकते हो। आपको पहले ऐप इंस्टॉल करना है, लॉग इन करना है और उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। आपको कुछ भी पैसा खर्चा नहीं करना है, तो आप ऐप डाउनलोड करके उसमें से फ्री मटेरियल का फायदा उठा सकते हो। फ्री मटेरियल में भी बहुत सारी चीजें दी गई है जिससे आपका सीईटी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के साथ। अब इस चैप्टर का मतलब क्या है, इसमें हम अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हम नए नए वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स कैसे बना सकते हैं ताकि ह्यूमंस की लाइफ ज्यादा अच्छी हो सके। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, फूड की बात करूं, तो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो खराब क्वालिटी का खाना खाए या फिर उसको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स ना मिले। हम सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए और न्यूट्रिएंट्स का डायरेक्ट सोर्स होता है प्लांट्स, और प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके। तो प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, क्योंकि अभी पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि पॉपुलेशन की डिमांड फुलफिल करने के लिए खाना ज्यादा बनाना है। ज्यादा खाना बनाने के लिए ज्यादा लैंड चाहिए, लेकिन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे? तो कम एग्रीकल्चर करके ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं या ज्यादा न्यूट्रिशनल फूड कैसे बना सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। और एनिमल्स की भी न्यू न्यू वेराइटी कैसे बना सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, ये अपना मेन फोकस है इस चैप्टर का। अगर मैं प्लांट ब्रीडिंग की बात करूं तो प्लांट ब्रीडिंग की दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज क्वालिटी ऑफ द प्लांट एंड दूसरी क्वांटिटी ऑफ योर क्रॉप। आप किसी भी प्लांट को अच्छे क्वालिटी में, आप किसी भी प्लांट का क्वालिटी अच्छा करना चाहते हो या फिर आप ज्यादा अमाउंट का क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। अभी समझो कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप है, वो क्रॉप आपको शुगर ज्यादा देता है और दूसरा क्रॉप आपको प्रोटीन ज्यादा देता है, तो मैं दोनों क्रॉप्स को मिक्स करके ऐसा कोई क्रॉप बना सकती हूँ क्या जिसमें मुझे शुगर भी मिले, प्रोटीन भी मिले? इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की मदद लेनी पड़ती है। प्लांट ब्रीडिंग मेथड ये बहुत ही पुराना मेथड है, मतलब जब से हम जानते नहीं है तब से ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस चलते आ रहा है। ये हजारों साल पुराना मेथड है जहां पे अलग अलग स्पीशीज को मिक्स करके न्यू स्पीशीज बनाई जाती है और उस स्पीशीज को आगे ग्रो किया जाता है। एक्लिमेटाइजेशन यानी उसी को आगे कंटिन्यूस किया जाता है। ठीक है, अपने प्लांट ब्रीडिंग का मेन गोल क्या है? न्यू क्रॉप वेराइटी बनाना जो ज्यादा अच्छे क्वालिटी की हो। ठीक है, तो इधर पे देखो प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करते हैं। वी फर्स्ट कलेक्ट द सीड्स, हम सीड्स कलेक्ट करते हैं, उसको पॉलिनेशन करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, फिर दो अलग अलग सीड्स का क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से, और फिर जो प्लांट हमको मिलता है वो प्लांट का क्वालिटी इंप्रूव्ड होता है, मतलब उसकी साइज अच्छी होती है, उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट अच्छा होता है, उसकी साइज अच्छी होती है, उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट अच्छा होता है, क्लाइमेट चेंज वो अच्छे से अडेप्ट कर पाता है, डिजीज रेजिस्टेंट होता है। तो ये मेन गोल होता है अपने प्लांट ब्रीडिंग करने का। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये प्रोसेस देने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया था। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ही इज अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, एग्रीकल्चर ग्रेटेस्ट स्पोक्स पर्सन, द मैन हु सेव्ड द बिलियन लाइफ। मतलब डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल लॉरिएट बोला जाता है क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और इन्होंने इंडिया में ही नहीं, मैक्सिको और मिडल ईस्ट में भी लोगों की जान बचाई है जब खाने की भूखमरी पड़ी थी। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में इन्होंने वीट की इतनी अच्छी अच्छी वेराइटीज बनाई है कि जिसके मदद से
हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं कम से कम फेवरेबल कंडीशन में, और वो भी अच्छी क्वालिटी वाला। तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एंड इन जनरल डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, न्यू कॉम्बिनेशन बनाना, जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है उसको मिक्स करके कोई नया कॉम्बिनेशन बनाना। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हम दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी कर सकते हैं, सेम स्पीशीज के बीच में भी कर सकते हैं, सेम वेराइटीज के बीच में भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस अगर हम बात करें तो 5 स्टेप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। ये जो आपको इतना डिटेल में दिया है इसका एक आपको फ्लो चार्ट दिया है, ये फ्लो चार्ट में हम समझ लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। सबसे पहली बात, आपको अगर दो स्पीशीज को मिक्स करना है तो आपको उसकी सीड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ जर्म प्लाज्म यानी कि सीड फ्रॉम जीन बैंक, आपका जो भी सीड बैंक है वहां से आप अलग अलग वैरायटी के सीड्स कलेक्ट करोगे। सीड कलेक्ट करने के बाद आप उस प्लांट को ग्रो करके देखोगे, उसमें से जो सबसे हेल्दी प्लांट्स होंगे वो आपके पेरेंट प्लांट होंगे, आप उन पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करोगे। सो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, एक बार आपके पेरेंट प्लांट सिलेक्ट हो गए तो अब आप दोनों में देखोगे कि दोनों के पास क्या क्या अलग अलग क्वालिटीज है, फिर आप उनका आपस में सेल्फिंग कराओगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये वाला जो प्लांट है इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं और इस प्लांट के कैरेक्टर्स ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं। बार बार सेल्फिंग करने पे अगर सेम कैरेक्टर्स मिल रहे हैं मतलब दोनों प्योर प्लांट्स हैं। एक बार ये कंफर्म हो जाएगा तो उसमें से हम दोनों का सुपीरियर स्पीशीज लेंगे, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, और फिर दोनों को आपस में आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। तो पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करके मेल पेरेंट से फीमेल पेरेंट के ऊपर उसको डालेंगे विद द हेल्प ऑफ इमैस्कुलेशन। कैसे करते हैं हम ये, बैगिंग एंड टैगिंग करते हैं। पहले इमैस्कुलेशन करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल को रिमूव कर देते हैं और फिर जिस प्लांट का पोलन ग्रेन चाहिए उस प्लांट का पोलन ग्रेन हम इस फीमेल स्टिग्मा पे रखेंगे, फिर इसके ऊपर एक बैग लगा के उसके ऊपर एक टैग लगा देंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग प्रोसीजर। आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, अब आप वेट करोगे कि आपको जो न्यू वैरायटी मिलने वाली है वो कैसी होगी। तो एक बार आपको न्यू वैरायटी मिल गई, आपका जो भी फ्रूट और सीड आपको मिल गया है, अब आप इसको टेस्ट करोगे, इसका टेस्टिंग करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे कि आपको जो न्यू स्पीशीज मिली है वो न्यू स्पीशीज के अंदर सारे कैरेक्टर्स है या नहीं है, सारे कॉम्बिनेशन डिजायरेबल कैरेक्टर्स है या नहीं है। फिर आप इसको ट्रायल राउंड लोगे कि ये अगर इसको मैं लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करती हूँ अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में तो क्या ये अच्छे से ग्रो होगा। अगर ये सारे ऑप्शंस को टिक टिक करते गया और अच्छे से कल्टीवेट हो गया तो फिर हम इसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करेंगे और मार्केट में इसका कमर्शियलाइजेशन करके इसको बेच देंगे। तो इस तरीके से नया प्लांट वैरायटी ग्रो किया जाता है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो देखो इधर से ना एग्जाम्पल वाला टॉपिक स्टार्ट होता है, जिधर जिधर एग्जाम्पल्स वाला पार्ट है अगर आपने पहले से लर्न किया है तो ठीक है, पर अब बोर्ड्स के लिए रट्टा मारना मत चालू करो, कंफ्यूजन होगा। सीईटी के टाइम पे आप इसको पढ़ लेना। बोर्ड्स के लिए जिसने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है अब मत पढ़ना, अब सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है जैसे बायोगैस प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझो। जिधर जिधर एग्जाम्पल वाला पार्ट आएगा वो पार्ट मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम सीईटी के लिए इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो प्लांट ब्रीडिंग करके हमने जो न्यू वैरायटी बनाई है, तो हमने बनाया न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट एंड न्यू वैरायटी ऑफ राइस। 1960 में नॉर्मन ई बोरलॉग ने बनाया सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, मतलब एकदम छोटा व्हीट भी नहीं एकदम बड़ा व्हीट भी नहीं, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। उसका नाम क्या है, गेहूं कैसे कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा नया वैरायटी का, सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये दो हाइब्रिड व्हीट वैरायटीज है। दिस इज योर सीईटी क्वेश्चन जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और सेम राइस का जो नया वैरायटी बनाया उस इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से और टाइचुंग नेटिव इंस्टीट्यूट से, उसका नाम क्या रखा, जया, पद्मा, रत्ना। ये आपके बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटीज है जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। तो व्हीट वैरायटीज के नाम के आगे सोना और बाकी राइस वैरायटीज है। शुगर केन की अगर मैं बात करूं तो शुगर केन बारबेरी ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है। शुगर केन ऑफिसिनेरम ये साउथ इंडिया में ग्रो होता है। जो शुगर केन साउथ इंडिया में ग्रो होता है इसका स्टेम बहुत ज्यादा थिक है, इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है, बट ये नॉर्थ इंडिया की सॉइल में ग्रो नहीं होता। जो शुगर केन नॉर्थ इंडिया में ग्रोथ होता है वो साउथ इंडिया में ग्रो नहीं होता है। तो मुझे दोनों का मिक्स कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, एक के पास हाई शुगर कंटेंट है एक डिजीज रेजिस्टेंट है। तो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके दोनों की क्वालिटीज को मिक्स किया और जो नया शुगर केन बनाया उस न्यू शुगर केन के पास हाई शुगर कंटेंट है,
उसका स्टेम भी थिक है और वो दोनों सॉइल में भी ग्रो हो सकता है। तो उस न्यू वेराइटी का नाम क्या था? कोबाल्ट 419, 421, 453। ये आपके हाई यील्डिंग शुगर केन है जो इंडिया के कोयम्बटूर रीजन में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं मिलेट्स की बात करूं, मिलेट्स मतलब क्या होता है? नाचनी, जो मुर्गी वगैरह को खाने के लिए डालते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपका प्रोटीन कंटेंट होता है। तो अलग अलग टाइप के मिलेट्स भी बनाए गए, जैसे हाइब्रिड मेज, जवार, ये देखो गंगा 3, कोबा CO12, बाजरा, निफड़, ये सक्सेसफुली डेवलप हुआ है इंडिया में और ये ज्यादा से ज्यादा वाटर स्ट्रेस में भी सर्वाइव करता है, मतलब बिना पानी के भी ये ग्रो हो सकता है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट, हम ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो जल्दी बीमार ना हो, जैसे कि फंगस से बचाने के लिए हमने ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। नॉर्मली क्या होता है व्हीट में, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे गेहूं में लाल लाल कलर का फंगस लग जाता है, तो दैट इज ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। या शुगर केन में ना, जहां पे उसके नोड्स होते हैं, इधर पे एकदम डार्क ब्राउन कलरेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। या पोटैटो को आप बीच में से कट करते हो तो अंदर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये सारे फंगल डिसऑर्डर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक नया प्लांट्स बनाया, ठीक है। बैक्टीरियल डिसऑर्डर से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने नया प्लांट बनाया, वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने नया प्लांट बनाया, मतलब ये इन्फेक्शन इन प्लांट्स में होते हैं। तो हमने जो न्यू वेराइटी बनाई, वो न्यू वेराइटी कौन सी है? वीट की अगर मैं बात करूं तो हिमगिरी। ये हिमगिरी वेराइटी में आपको हिल पॉइंट डिजीज नहीं होगा, लीफ और स्ट्राइप रट्स नहीं लगेगा, मतलब गेहूं में जल्दी फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर मैं ब्रासिका की बात करूं, जैसे पूसा स्वर्णिम, आपका कॉलीफ्लावर वगैरह जो होता है, तो इसमें व्हाइट रस्ट, यानी कि इसमें आपका दूसरा फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा। कॉलीफ्लावर की अगर मैं बात करूं तो पूसा शुभ्रा, इसमें ब्लैक रॉट, देखा होगा आपने बारिश में कॉलीफ्लावर के बीच बीच में काले काले स्पॉट्स होते हैं, पूरा फंगस होता है, तो ये वाला जो वेराइटी है ये इसमें ब्लैक रॉट नहीं लगने देगा। चिली मिर्ची की अगर मैं बात करूं तो पूसा सदाबहार, ये न्यू वेराइटी की मिर्ची है जिसमें वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, लीफ कर्ल नहीं होगा, हेल्दी प्लांट्स होंगे। तो ये अपने वीट, ब्रासिका, कॉलीफ्लावर और चिली प्लांट के न्यू वेराइटी है। ये आपको सीईटी में पूछा जाता है कि पूसा सदाबहार में कौन सी बीमारी नहीं होगी? चिली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। पूसा शुभ्रा में कौन सी बीमारी नहीं होगी? ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट। तो ये न्यू वेराइटी है जिसमें ये बीमारियां नहीं होंगी। ठीक इसी तरीके से म्यूटेशन ब्रीडिंग भी होता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो देखो, हर बार आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करके आपको न्यू प्लांट का स्पीशीज मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी हमको केमिकल्स और रेडिएशंस की भी मदद लेनी पड़ती है। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? जब आप किसी प्लांट के सीड में जेनेटिक कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश करते हो। तो म्यूटेशन करने के लिए हमारे पास दो टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं, नेचुरल म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस। इसका एग्जांपल आपको बोर्ड्स और सीईटी दोनों में पूछा जा सकता है। नेचुरल म्यूटाजेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सरे रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, ये सब अपने नेचुरल म्यूटाजेंस में आता है। और अगर केमिकल म्यूटाजेंस की अगर हम बात करें तो नाइट्रस एसिड, ईएमएस, मस्टर्ड गैस, कोल्सीचीन, ये सारे केमिकल्स यूज करके हम अपने सीड के जेनेटिक कैरेक्टर्स चेंज कर सकते हैं, जिसके वजह से हमको जो डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर हमको मिल सकता है। इसमें हम अपने सीड्स को एक्स्ट्रा कोबाल्ट 60 या फिर यूवी रेडिएशन देते हैं ताकि उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस हो जाए और जिसकी वजह से हमको हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है कि कौन से प्लांट्स हम बना सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, वैरायटी ऑफ राइस, वैरायटी ऑफ व्हीट, वैरायटी ऑफ कॉटन, वैरायटी ऑफ कैबेज एक्सेट्रा। तो इसका एग्जाम्पल अगर याद रख लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं याद हो पाया तो भी चलेगा। अब देखो, प्लांट ब्रीडिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़े, इसलिए भी करते हैं ताकि प्लांट में कोई बीमारी ना लगे, और इसलिए भी करते हैं कि कीड़े मकोड़े उस प्लांट को ना खा पाए। जैसे बीटी कॉटन का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो बैसिलस thuringiensis के स्पोर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन आपके इंसेक्ट को मार देता है, तो उसको बोलते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। वैसे ही यहाँ पे हम इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट्स क्या होंगे, मतलब प्लांट के पास अगर हेयर जैसा स्ट्रक्चर होगा तो इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाएंगे, या आपके प्लांट का स्टेम एकदम स्ट्रांग हो जाएगा जिसके वजह से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अपने प्लांट के स्टेम में खड्डा नहीं करेंगे। आपने देखा होगा भिंडी में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, तो वैसी भिंडी फिर मार्केट में बिकती नहीं है क्योंकि वो खराब हो जाती है। तो ऐसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ग्रो करना, ये भी अपने प्लांट ब्रीडिंग का एक कंक्लूजन होता है। तो कौन सी वेराइटी है और कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट ग्रो की गई है वो आपको इधर एग्जाम्पल दिया गया है। पूसा गौरव इफेक्टिव अगेंस्ट अफिड्स, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 इफेक्टिव अगेंस्ट फ्रूट ब्रोरर, एंड पूसा सावनी इफेक्टिव अगेंस्ट शूट एंड फूड ब्रोरर। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है।
अब जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, ये वीडियोस एमएसटी सीईटी और बोर्ड्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, चलो कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग? हम इंक्रीज फूड प्रोडक्शन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है और फेमाइन भी बढ़ रहा है। फेमाइन मतलब क्या होता है? नो रेनफॉल, बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। इसीलिए हमको फूड ब्रीडिंग या फूड का एनहांसमेंट करना जरूरी है, कम खाने में ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसको बोला जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। और आपके नॉर्मन बोरलॉग को अमेरिकन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। विच साइंटिफिक ब्रेक थ्रू एंड एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमने क्या क्या किया? हमने पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज किया क्या? नहीं। हमने हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज बनाई? यस। इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम? नो। ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमने वीट की बहुत सारी न्यू वेराइटीज बनाई। सो ओनली ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं आएगा आंसर, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। ओके, विच साइंटिफिक ब्रेक थ्रू एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन? डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज, ठीक है। नेक्स्ट, इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ जर्म प्लाज्म। इन सिटू मतलब कि आप जब किसी भी प्लांट को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रिजर्व करने की कोशिश करते हो। देखो, इट इज अ मेथड ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। इट कैन बी डन थ्रू बोटेनिकल गार्डन्स और सीड बैंक्स। मतलब हम इसको इसके सॉइल में स्टोर करके रख सकते हैं या सीड बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। सो दिस इज इन सिटू। एक्स सिटू मतलब क्या होता है? किसी भी सीड या किसी भी प्लांट को आप जंगल वगैरह में स्टोर करते हो, फॉरेस्ट में स्टोर करते हो, तो उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, जर्म प्लाज्म कलेक्शन मतलब क्या होता है? सारे के सारे अलील, सारे के सारे जीन्स आप एक साथ कलेक्ट करके रखते हो। सो कलेक्शन ऑफ ऑल अलील्स फॉर ऑल जीन्स इन अ क्रॉप इज नोन एज जर्म प्लाज्म। ये हमने चैप्टर नंबर बायोटेक्नोलॉजी में भी देखा था, 12 में, ठीक है। अब पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर के बारे में चलो देखते हैं। टिश्यू कल्चर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है एक सिंपल से प्रिंसिपल टोटीपोटेंसी के ऊपर। टोटीपोटेंसी के बारे में आपने 11वीं में पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। टोटीपोटेंसी मतलब क्या होता है? कि कोई भी एक टिश्यू जो मल्टीपल पार्ट्स बना सकता है या मल्टीपल स्ट्रक्चर बना सकता है, इस कैपेसिटी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। मतलब एक सिंपल सीड से आपको प्लांट का रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है अपना टेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। अब ये जो टिश्यू कल्चर प्रोसेस है, ये टिश्यू कल्चर प्रोसेस करने के लिए अपने को पूरे के पूरे प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लांट का सिर्फ एक छोटा सा वेजिटेटिव पार्ट भी अगर हम ले लें तो भी उससे अपना काम बन सकता है। तो उस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं एक्स प्लांट। और ये प्रोसेस पॉसिबल है, ये सबसे पहले हमको करके दिखाया था हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने इन विट्रो सेल कल्चर यानी कि टिश्यू कल्चर मेथड हमको बताया था। और अगर हम बात कर रहे हैं लैब में, मतलब टिश्यू कल्चर प्रोसेस हम मिट्टी में नहीं कर सकते, ये प्रोसेस हमको लैब में करना पड़ता है। अगर हम लैब की बात करते हैं तो बात आती है केमिकल्स की, बात आती है आर्टिफिशियल मीडियम की। तो प्लांट ग्रो करने के लिए जो आर्टिफिशियल मीडियम चाहिए, वो आर्टिफिशियल मीडियम हमको दिया था मोराशीक और स्कूग नाम के साइंटिस्ट ने, जिसके अंदर आप अपना प्लांट आर्टिफिशियली लैब में ग्रो कर सकते हो। मतलब ये प्लांट रियल होगा, पर इसको हम मिट्टी में उगाने की जगह अगार में उगाएंगे, केमिकल में उगाएंगे, और बाद में उसको मिट्टी में ग्रो करने के लिए रोक देंगे। तो इसके मतलब ग्रो करने के लिए उसको सो कर देंगे सॉइल में। अब ये प्रोसेस क्यों किया मैम? इतना फालतू का टाइम पास क्यों किया? ये फालतू का टाइम पास नहीं है। अपना पॉपुलेशन कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अब इतना ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कुछ तो अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। सब जगह पे हम लोग एग्रीकल्चर तोड़ तोड़ के, डिफॉरेस्टेशन कर करके अपना अपना घर बना रहे हैं। तो फिर प्लांट्स किधर उगाने का ऑप्शन नहीं है, तो प्लांट्स अपने को लैब में ही उगाने पड़ेंगे। और इसी प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। तो टिश्यू कल्चर करने के लिए या तो हम प्लांट का एक सेल या पूरा ऑर्गन या एक छोटा सा पार्ट ले सकते हैं, और उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रोथ कैसे टाइप की देखने को मिलेगी। ये प्रोसेस करने के लिए आपको असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। असेप्टिक कंडीशन मतलब जीरो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट में। सब क्लीन होना चाहिए, आपका ग्लासवेयर क्लीन होना चाहिए, आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। मतलब आप अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को, जो जो आप मटेरियल यूज करने वाले हो, उसको आप ऐसा एक ऑटोक्लेव करके मशीन आता है, उसके अंदर रख के हाई टेम्परेचर पे स्टीम करके सारे ऑर्गेनिजम्स को मार देते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। तो अपना ग्लासवेयर भी क्लीन होना चाहिए, जिस ट्यूब में आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो वो ट्यूब भी क्लीन होना चाहिए, जिस केमिकल मीडिया में आप ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हो वो मीडियम भी क्लीन होना चाहिए, जो प्लांट का पार्ट आप यूज करने वाले हो वो प्लांट का पार्ट भी क्लीन होना चाहिए। उसको हम केमिकल से वॉश करते हैं, उसको गर्म नहीं करते हैं।
फिर अपना जहाँ पे हम बैठ के ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ऐसा लेमिनार चेम्बर होता है, इसके अंदर आप ये पूरा टिश्यू कल्चर वाला एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये अंदर का लेमिनार एयर चेम्बर भी क्लीन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, हाँ, तो ऐसे सारी चीजें क्लीन होनी चाहिए। क्लीन होने के बाद टेम्परेचर कंडीशंस भी रिक्वायर्ड है, और आप जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करते हो उसका पीएच भी आपको पता होना चाहिए कि कितना सेट करना है। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो मीडिया हम यूज करते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए, ये 2022 या 2023 में आया था एमसीक्यू, तो उसका पीएच 5 से 5.8 होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे बीच में से घुसा के क्वेश्चन पूछते हैं। कैलस कल्चर मतलब क्या होता है, जब आप ट्यूब में प्लांट ग्रो करते हो तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे छोटा सा एक कॉटन जैसा ग्रोथ दिखाई देता है, इस कॉटन को हम बोलते हैं कैलस। जब हम इस कैलस में अलग अलग हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसमें हमको रूट और शूट की ग्रोथ दिखाई देती है। जब इसमें रूट की ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं राइजोजेनेसिस, और जब शूट की ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं कोलोजेनेसिस। और ये कैलस कल्चर जब आप ग्रो करते हो तो इसको लिक्विड मीडियम में रखने की जरूरत नहीं है, ये सॉलिड मीडियम में ग्रो होता है, इसीलिए इसको कंटिन्यू शेक नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई लिक्विड सेल ग्रो कर रहे हो तो उस सेल को कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए लिक्विड के अंदर रखना पड़ता है, जिसको हमको शेक करना पड़ता है, ताकि एजिटेशन ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूअसली अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आपका प्लांट मिल जाएगा। अब आप इस प्लांट को स्टोर भी करके रख सकते हो, या इसको आप पॉट में डाल के एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। तो मैम आखिर यूज तो करना पड़ा ना मिट्टी का, बराबर है, मिट्टी का यूज करना पड़ा, लेकिन आपने समझो बटाने के प्लांट को ग्रो होने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है, 1.5 महीने का जो उसका टाइम है वो आपने लैब में कवर कर लिया, तो लैंड आपको सिर्फ 1.5 महीने के लिए चाहिए। मतलब पहले जो बटाना सॉइल में ग्रो होने के लिए 3 महीना लगाता था, अब वो 1.5 महीने में ग्रो हो जाएगा, क्योंकि उसका स्टार्टिंग का ग्रोथ पीरियड हमने लैब में कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे में कम टाइम पे आप ज्यादा कल्टीवेशन कर पाओगे, जिससे पॉपुलेशन का पेट जल्दी बढ़ सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये प्लांट स्टोर करके रखना है, जैसे समझो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है, मुझे उसका सीड स्टोर करके रखना है, तो फिर उसको हम बार बार सब कल्चर करके बार बार उस प्लांट को ग्रो करके हम उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, ताकि आने वाले 10-50 साल के बाद कोई बच्चा अगर रिसर्च करना चाहे तो उसके पास वो प्लांट का सैंपल रहेगा। इस टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं, कम जगह पे कम टाइम में ज्यादा प्लांट की प्रोजेनी बनाने की कोशिश करते हैं। और इसका एडवांटेज हॉर्टिकल्चर जेनेटिक सिमिलैरिटी वाले प्लांट्स में हमको देखने को मिलती है, मतलब ऐसे करके हमको सेम प्लांट्स मिलते हैं, सेम स्पीशीज मिलती है, सेम जेनेटिक कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है कि ये आपको जल्दी जल्दी प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करता है। एक ही बार में आप एक लैब में हजारों प्लांट्स के सैंपल्स ग्रो कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर, साल भर आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, क्योंकि पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन आपके हाथ में होता है। इसमें आपको जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स मिलते हैं, मतलब इसमें जरा से भी जेनेटिक चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि आप सब कुछ लैब में कैरी आउट कर रहे हो तो सब आपके कंट्रोल में हो रहा है। एंड इसमें आप रेयर प्लांट स्पीशीज को स्टोर भी करके रख सकते हो, और इसमें आप अलग अलग हाइब्रिड्स भी बना सकते हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कर सकते हो, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हो। तो ये आपका पूरा स्टेप दिया है हाइब्रिडाइजेशन करने का, कि टिश्यू कल्चर हम कैसे करते हैं। पहले ग्लासवेयर क्लीन करते हैं, फिर मीडिया सिलेक्ट करते हैं, मीडिया का नाम याद रखो, सीईटी में आता है एमएस मीडियम, ठीक है, टिश्यू कल्चर के लिए। उसका पीएच याद रखो 5 to 5.8। फिर हम सब कुछ ऑटोक्लेव करते हैं, ऑटोक्लेव करना यानी स्टेरिलाइज करना। फिर हम एक्सप्लांट लेते हैं, एक्सप्लांट को वाटर और केमिकल से मिक्स करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी जर्म्स लगे होंगे वो क्लीन हो जाएं। फिर हम इस एक्सप्लांट को अपने मीडिया में डालते हैं और उसको इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट करना मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसमें जब हमको कैलस की ग्रोथ दिखाई देती है, तो अब इस कैलस को हम या तो सॉइल में डाल देते हैं, या तो फिर उसका सब कल्चरिंग करके उसको आगे स्टोर कर देते हैं। जैसे ही उसमें हॉर्मोन्स डालेंगे मीडिया में, तो रूट और शूट दिखाई देती है, इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है। और फिर उसको हम पॉट्स में डाल के उसका आगे ग्रोथ कर देते हैं, या उसको फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स फिर से आपके लिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ई मैस्कुलेशन मतलब क्या होता है, ई वर्ड मतलब क्या होता है, रिमूवल। किसको रिमूव कर रहे हैं हम, एंथर को। तो मैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट, सो रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में करते हैं हम ये। नॉर्मन बोरलॉग नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्होंने कौन सी न्यू वैरायटी बनाई थी, राइस की न्यू वैरायटी एंड व्हीट की न्यू वैरायटी, व्हीट बनाया था, यस। नेक्स्ट, ब्राउन रस्ट एंड ब्लैक रॉट इज कॉज्ड इन विच डिजीज। ब्राउन रस्ट गेहूं में लगता है, ब्लैक रॉट किस में लगता है, क्रूसीफर्स में, आपके कॉलीफ्लावर की भाजी में, ठीक है। नेक्स्ट, द सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट ग्रोन इन इंडिया इज। तो व्हीट का सेमी ड्वार्फ वेराइटी कौन सा है, सोना, सोनालिका। मैंने बोला था ना व्हीट सोने कलर का रहता है, सोनालिका, कल्याण सोना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्राउन सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट ग्रोन इन इंडिया, ये नहीं आएगा, सोनालिका आएगा ना। देखो इधर पे देखते हैं, सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट किधर गया, हाँ यहाँ पे हमने देखा था,
सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट सोनालिका, और बाकी जो भी एग्जांपल है CO12 वगैरह, तो वो आपके शुगर केन का और आपके दूसरे स्पीशीज का है, मिलेट्स वगैरह का है। तो इधर पे ये आंसर गलत टिक हुआ है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये मिलेट है, ये नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सोनालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्लीज करेक्ट करो, आंसर इज ए। नेक्स्ट, सेमी ड्वार्फ वेराइटी राइस के कौन से हैं, ये तीनों, जया, पद्मा और रत्ना। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर दी सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस, उसी पैराग्राफ में जस्ट व्हीट के नीचे। नेचुरल म्यूटाजेंट्स कौन से हैं, एक्सरे, देन योर हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सरे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। मस्टर्ड गैस केमिकल म्यूटाजन में आता है, EMS केमिकल म्यूटाजन में आता है, कोल्सिचिन केमिकल म्यूटाजन में आता है, ये नेचुरल म्यूटाजन में आता है। ठीक है, मेज वेराइटी शो रेजिस्टेंट टुवर्ड्स मेज स्टेम बोरर्स बिकॉज ऑफ, मेज में स्टेम रेजिस्टेंस कैसे हमको देखने को मिलता है, बिकॉज दे कंटेन हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन, जिसके वजह से आपके इंसेक्ट आपके मेज के पास जाएंगे ही नहीं, तो खड्डा ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सिंगल सेल प्रोटीन। अभी इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट कंफर्म पूछा जा सकता है, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन। देखो बेसिकली क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, कुपोषण बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जल्दी बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखते हैं, खुद फिजिकली डेवलप नहीं होते और बच्चे पैदा कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे में बच्चों को प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर माँ बाप ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो बच्चों को कैसे हेल्दी प्रोटीन मिलेगा। तो ऐसे केस में, और इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि हम नेचुरली प्रोटीन नहीं ले पा रहे, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर अपने पास एग्रीकल्चर करने के लिए जगह नहीं है तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं कि जो आपको प्रोटीन दे सके, पर नेचर में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट हो। जैसे कि इधर पे कुछ एग्जांपल दिया है, अलगे, फंगस, बैक्टीरिया। नेचर में ऐसे बहुत सारे फंगस है, जैसे मशरूम का एग्जांपल ले लो, मशरूम, एडिबल मशरूम, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, पर वो सब लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस है जिसके मदद से हमको प्रोटीन मिल सकता है। तो सिंगल सेल प्रोटीन मतलब क्या होता है, किसी बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रोबियल सोर्स की मदद से जब आपको प्रोटीन मिलता है, जिससे हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके और हमारी ग्रोथ अच्छे से हो सके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। इसमें हम हाई क्वालिटी प्रोटीन यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स और बैक्टीरिया, जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको मार के, उनको ड्राई करके हम उनमें से प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको एग्जाम में इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, कौन सा फंगस आपको प्रोटीन देता है, मशरूम, मतलब एस्परजिलस नाइजर एंड ट्राइकोडर्मा विरिडे। कौन से ईस्ट से आपको प्रोटीन मिलता है, सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए, कैंडिडा स्पीशीज। कौन से अलगे से आपको प्रोटीन मिलता है, स्पिरुलिना स्पीशीज, क्लोरेला स्पीशीज। और कौन से बैक्टीरिया से आपको प्रोटीन मिलता है, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोफस एंड बैसिलस मेगास्टेरियम। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको अगर लर्न करने हैं तो कर सकते हो, नहीं तो इसमें से एटलीस्ट एक एक लर्न करके रखो, ताकि अगर आपको पूछा तो आप लिख सको। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन का एडवांटेज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए कम टाइम में ये ज्यादा प्रोटीन दे सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, और इनके अंदर हाई प्रोटीन वैल्यू देखा जाता है, मतलब 43 to 85% वेट बाय वेट बेसिस, यानी कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से प्रोटीन कंटेंट इनके पास बहुत ज्यादा होता है। और इनके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है जो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है इन प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक और एंटीबॉडी और ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन। सिंगल सेल प्रोटीन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एंड क्रूड फाइबर्स। तो सिंगल सेल प्रोटीन के ये 4 एडवांटेजेस है, ये भी बोर्ड में आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। गिव सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल सेल प्रोटीन के एडवांटेजेस बताओ, तो ये है, क्योंकि प्रोटीन रहेगा तो ही बॉडी के बोन्स और सेल्स हेल्दी रिपेयर होंगे, हेल्दी ग्रो होंगे। बायोफोर्टिफिकेशन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसका डेफिनेशन आपके बोर्ड्स में आ सकता है। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, आप अपने प्लांट्स की, अपने क्रॉप्स की क्वालिटी इंप्रूव करते हो ताकि आपको अच्छे क्वालिटी का क्रॉप मिले, आपको एक ही प्लांट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। तो इसमें हम अपने प्लांट की प्रोटीन क्वालिटी, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है, कैसे करेंगे, RDNA टेक्नोलॉजी की मदद से। तो एग्जांपल्स क्या क्या है, फोर्टिफाइड मेज, फोर्टिफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन, तो ऐसा मेज जिसमें हम लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड डबल कर देते हैं। ऐसा व्हीट बनाना एटलस 66 जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। ऐसा राइस बनाना जिसमें आयरन हमने 5 टाइम्स बढ़ा दिया। ऐसा वेजिटेबल क्रॉप बनाना जैसे कैरेट और स्पिनच जिसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए है। देखो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, आपका हाई प्रोटीन कंटेंट सेल रिपेयर करता है, ज्यादा आयरन प्रेजेंट रहेगा तो अनीमिया बीमारी नहीं होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन मेंटेन रहेगा।
वेजिटेबल में अगर विटामिन ए ज्यादा होगा तो आंखों की बीमारी नहीं होगी, विजन प्रॉब्लम नहीं होगी। और विटामिन सी क्या करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, आपके गम्स को स्ट्रेंथ देता है। तो करेले में, टमाटर में उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ऐसा करेला, ऐसा टमाटर बनाया जिसमें उन्होंने विटामिन सी का कंटेंट बढ़ा दिया। तो ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? बायोफोर्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट अपना आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या बताया गया है, हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, उनकी देखभाल करना। तो एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स की देखभाल करके, उनके अंदर कुछ चेंजेस करके, उनको मॉडिफाई करके, उनके प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यूएबल बनाना, ये गोल होता है एनिमल हस्बेंड्री का। अब कोई भी उठे सुठे ऐसा बोल देगा कि चलो मैं पोल्ट्री फार्म खोल लेता हूँ या मैं डेयरी फार्म खोल लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए कुछ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, उतना मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट ऑफ फार्म की, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एनिमल का हस्बेंड्री मतलब एनिमल का फार्म खोलने वाले हो, उसको क्या क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, उनको खाना क्या चाहिए, उनका हाई यील्डिंग ब्रीड्स कौन सा है, उनको कौन से वैक्सीन की जरूरत पड़ती है, उनको कैसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उनका वेंटिलेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उनके पास कंटिन्यूअस डॉक्टर्स का सुपरविजन होना चाहिए, उनका क्रॉस ब्रीडिंग करा के आप हाई यील्ड कैसे बना सकते हो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे बना सकते हो। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोला है, मुर्गी का फार्म खोला है, तो उसके अंडों को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करना चाहिए, ये सब जरूरी होता है। जस्ट बिकॉज आपको मुर्गी पसंद है इसलिए आप मुर्गी का फार्म खोल लोगे तो ऐसा नहीं चलता है, आपको उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एनिमल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, एनिमल्स के अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस करके न्यू वैरायटी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे अपने को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। जैसे मुर्गी ज्यादा से ज्यादा अंडा दे, गाय ज्यादा से ज्यादा दूध दे, शीप ज्यादा से ज्यादा वुल दे। तो ऐसे हम अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का न्यू वैरायटी बनाते हैं, जिससे अपने को अच्छा कंटेंट मिले, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों। ठीक है। तो इन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग अलग अलग टाइप का होता है, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, सेम स्पीशीज को बार बार 4 to 6 जनरेशन तक इनब्रीड कराते हैं, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं इनका। इनके सेम जेनेटिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ही आपस में कंटिन्यूअस ब्रीडिंग कराते हैं। पर इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो रिसेसिव जीन्स डोमिनेंट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो 7वीं जनरेशन होती है उसमें आपको वो बीमारी उठ के दिखाई देती है। तो इन ब्रीडिंग का अगर सोल्यूशन निकालना है तो आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते करते आपको उसको बीच में आउट ब्रीडिंग भी कराना पड़ेगा। आउट ब्रीडिंग यानी कि दूसरे एनिमल्स के साथ, इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, यानी या तो इसमें आप कॉमन एंसेस्टर के साथ ये करो, रिप्रोडक्शन कराओ, या फिर एकदम ही अलग वेराइटी के ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन कराओ। ये देखो, ये डोमिनेंट अलील है, ये रिसेसिव अलील है। पहले मैंने दो अलग अलग एनिमल्स के बीच में क्रॉसिंग कराया, फिर बाद में मैं सेम ऑर्गेनिजम्स के बीच में अगर बार बार इनब्रीडिंग कराऊंगी तो इसके जो रिसेसिव अलील्स है आगे जाके वो रिसेसिव अलील्स एक्सप्रेस होंगे, और अब ये स्पीशीज मेरे किसी काम की नहीं है, इसीलिए मुझे बीच बीच में आउट ब्रीडिंग भी करते रहना पड़ता है ताकि मुझे एकदम यूजलेस वेराइटी ना मिले। ठीक है। आउट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, द एनिमल्स मे बी ऑफ सेम ब्रीड बट इनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं होने चाहिए। आउट क्रॉसिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग, इसको हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें हम अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हैं ताकि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आउट ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, एक सुपीरियर मेल और एक सुपीरियर फीमेल को क्रॉस करते हैं। इधर पे एग्जांपल दिया है बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम्स, इन दोनों को क्रॉस करके हमको हिजारडेल शीप मिलती है। इस शीप में बहुत ज्यादा वुल प्रोड्यूस होता है, जिसको मार्केट में बेच के हम बहुत ज्यादा कमर्शियल इनकम सोर्स अर्न कर सकते हैं। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का और एक एग्जांपल है म्यूल। म्यूल मतलब खच्चर, जो डोंकी और हॉर्स की वजह से होता है। वैसे तो वो एनिमल स्टेराइल होता है, पर वो एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हॉर्स जैसा होता है, बट उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर डोंकी जैसे होता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम पहाड़ वाले रीजन में यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, एनिमल्स का जो स्पर्म और एग है उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी न्यू वेराइटी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक क्या होता है, समझो आपके पास कोई सुपीरियर वेराइटी की काव है, ये समझो कोई हेल्दी काव है, आपको इसके जैसे ही बच्चे चाहिए, मतलब आपके जो भी बच्चे हो उसमें आपको इस बुल और इस काव के जीन्स चाहिए। अब एक ही गाय 4-4 बच्चे एक साथ तो पैदा नहीं कर सकती, तो हम क्या लेंगे, हमको सिर्फ इसका जीन चाहिए ना, तो हम इसमें FSH हार्मोन इंजेक्ट करके इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस फास्ट करते हैं और इसमें एक टाइम पे बहुत सारे एग्स मैच्योर कराते हैं। तो इस काव में एक टाइम पे मल्टीपल एग्स मैच्योर होंगे और मैंने इस बुल का स्पर्म लिया, तो इस स्पर्म और इस काव के एग्स को मैंने आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज किया,
दोनों का आईवीएफ किया, आईवीएफ करके मुझे एक टाइम पे बहुत सारे एग्स मिल गए। अब मैं ये जितने भी एम्ब्रियो मिले हैं, ये सारे एम्ब्रियो को अब मैं दूसरी किसी काऊ में डाल दूंगी, तो ये सरोगेसी जैसा हो जाएगा। तो बच्चा जो होगा उसमें जेनेटिक कैरेक्टर इस हेल्दी काऊ और हेल्दी बुल का होगा, पर ये बच्चा पैदा किसकी बॉडी में होगा, नॉर्मल काऊ में, क्योंकि एक गाय अपने अंदर 4 बच्चे नहीं पाल सकती है, लेकिन उस गाय का जो अंडा है वो निकाल के आईवीएफ करा के हम उसका जाइगोट और एम्ब्रियो बना के तो दूसरी नॉर्मल काऊ में डाल सकते हैं, और फिर वो नॉर्मल काऊ वो हेल्दी बच्चे को पैदा कर सकती है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। इसमें आपके एफएसएच हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। चलो वापिस से देख लेते हैं सीईटी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ ब्रासिका इज रेजिस्टेंट टू अफिड्स? अफिड के अगेंस्ट कौन सा प्लांट रेजिस्टेंट है? पूसा गौरव। ये देखो इधर पे देखा था ना हमने, ये देखो पूसा गौरव इज रेजिस्टेंट टू अफिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा सावनी पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ? पूसा सावनी कौन से पर्टिकुलर प्लांट का पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है? ओकरा यानी भिंडी। ये देखो सेम चीज, पूसा सावनी, ठीक है। नेक्स्ट, Who among the following is credited with starting the work on plant tissue culture? प्लांट टिश्यू कल्चर का काम सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? हेबरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये देखो इधर दिया है। नेक्स्ट, द पीएच कल्चर और द पीएच ऑफ कल्चर मीडियम इज केप्ट बिटवीन, जो आपका एमएस मीडियम है, मुराशीग और स्पूग ने जो हमको मीडियम दिया है उसका पीएच हम कितना मेंटेन करके रखते हैं? 5 to 5.8। नेक्स्ट, ये देखो इधर दिया है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल डेवलप फ्रॉम अ टिश्यू इज कॉल्ड। जब आप ट्यूब के अंदर अपना एक्सप्लांट डालते हो और इसमें जब कैलस बनता है, मतलब ये कॉटन जैसी ग्रोथ होती है, तो ये कॉटन जैसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? कैलस। नेक्स्ट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है? आप गाय वगैरह कैसे पाल सकते हो? तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको हाई ब्रीड की काउज और हाई ब्रीड की बफेलोस चाहिए। इंडिया में जो हाई ब्रीड के काउज है वो कौन से हैं? सहीवाल, सिंधी, गर। एंड जो बाहर के ब्रीड्स हम इंडिया में लेकर आए हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स बोलते हैं उनको, जर्सी, ब्राउन स्विस एंड होल्स्टेन, दीज आर एक्सोटिक ब्रीड्स। ये देखो, ये है सहीवाल, ये है सिंधी गाय, ये है गर, ये है जर्सी, ये है ब्राउन स्विस और वो है होल्स्टेन काउ। तो ये आपके एक्सोटिक ब्रीड्स हैं और ऊपर वाले 3 आपके इंडियन ब्रीड्स हैं। ये अपने हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स है। और अगर बफेलो का एग्जाम्पल लें तो बफेलो में इंडियन ब्रीड्स कौन सी है? जाफराबादी, मेहसाना, मुर्रा। दिस इज जाफराबादी, दिस इज मेहसाना, दैट इज मुर्रा, दिस इज नागपुरी, दिस इज नीली एंड दैट इज सुरती बफेलो। तो ये हाई मिल्क यील्डिंग बफेलोज की स्पीशीज है और पीछे हमने देखी हाई यील्डिंग काउ की स्पीशीज। अभी देखो काउ या बफेलो, इनका मिल्क अच्छे क्वालिटी का होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उनके खाने पे डिपेंड करता है कि आप उनको क्या खाना फीड करते हो। उनका जो फीड होता है, उनका जो ह्यूमस होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मिल्क कैसा प्रोड्यूस करेंगे। आप उनको जितना ज्यादा सिंगल सेल प्रोटीन वाला वो दोगे, फीड दोगे, जितना प्रोटीन दोगे उतना अच्छा आपको मिल्क मिलेगा। मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद उसका प्रोसेसिंग कैसे करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अपने डेयरी फार्म इंडस्ट्री में, ठीक है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट सेम चीज, ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी, ज्यादा मीट प्रोड्यूस करने वाली मुर्गी, मुर्गियों को पाला कैसे जाता है, उनका खाना क्या होता है, उनका इक्विपमेंट क्या होता है, उनके लिए कौन सी मेडिसिन जरूरी होती है, उनका एनवायरमेंट कैसा रखना पड़ता है, ये सब पता होना चाहिए। ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्ट्री ब्रीड्स आर। अमेरिकन ब्रीड कौन सा है? प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड। एशियाटिक ब्रीड्स कौन सा है? ब्रह्मा, कोचिन एंड लैंगजन। मेडिटेरेनियन ब्रीड्स लेगहॉर्न, मिनोरका। इंग्लिश ब्रीड्स ऑस्ट्रोलॉर। इंडियन ब्रीड्स चित्तागोंग, असील, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। तो इसमें से लेगहॉर्न दिस इज बेस्ट फॉर एग्स, ये सबसे अच्छे अंडे देती है, while प्लाईमाउथ, रोड आइलैंड, असील, ब्रह्मा these are best broilers। तो आपको एग्जांपल पूछा जाता है, give example of layers and give examples of broilers। लेयर्स मतलब अंडा देने वाली मुर्गी जो अंडा ज्यादा देती है, जिसकी बॉडी में मीट ज्यादा नहीं बनता है, और ब्रॉयलर मतलब कौन सी मुर्गी होती है? जो मीट ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो चिकन्स का मैनेजमेंट, उनका वेंटिलेशन, उनका खाना, उनका टाइम टू टाइम चोंच निकाल देना, उनको प्रॉपर लाइटिंग देना, उनका बीक कट कर देना, उनका रिप्रोडक्शन कराना, वैक्सीनेशन कराना, ये सब आपके पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में आता है। उनको अलग अलग बीमारियों से दूर रखना, जैसे कौन सी बीमारी हो सकती है मुर्गियों को? वायरल डिजीजेस लाइक रानीखेत, ब्रोंकाइटिस, बर्ड फ्लू जो कुछ साल पहले फैला था, जिसके वजह से लोगों में भी ये इन्फेक्शन फैल रहा था। बैक्टीरियल डिजीज कौन सा हो सकता है? पुलोरम, कोलेरा, टाइफाइड, जिसमें उनको फीवर आ सकता है। रेस्पिरेटरी डिजीज है। फंगल डिजीज जिनमें उनकी स्किन इन्फेक्शन हो सकती है। पैरासाइटिक डिजीज जिसमें भी उनको अगेन स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोटोजोअन डिजीज जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है।
एपीकल्चर और बी कीपिंग में क्या होता है कि आप मधुमक्खी को कैसे पालते हो, इसका नाम याद रखो। और इसमें से आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सबसे अच्छा मधुमक्खी कौन सा है जो सबसे ज्यादा मधु जमा करता है, सबसे ज्यादा मध जमा करता है। तो 4 स्पीशीज इंडिया में पाए जाते हैं। ये आपको सीईटी में, ये मुझे सीईटी में आया था, तो ये सीईटी क्वेश्चन है। आपको ये नाम देते हैं और इसके साथ मैच करने बोलते हैं, मतलब उसका बाइनोमियल नेम देते हैं और कॉमन नेम के साथ करेक्ट मैच करने बोलते हैं। तो एपिस डॉर्साटा को रॉक बी या वाइल्ड बी बोलते हैं, एपिस फ्लोरिया को लिटिल बी, एपिस मेलिफेरा को यूरोपियन बी एंड एपिस इंडिका को इंडियन बी। इसमें से एपिस मेलिफेरा एंड एपिस इंडिका ये सबसे ज्यादा सुटेबल स्पीशीज है, इसीलिए इसको डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, अभी ये देखो, हनी बी को ग्रो करने के लिए आपके पास प्रॉपर आर्टिफिशियल बी हाइव होना चाहिए। ये मधुमक्खी का छत्ता है। तो ये ज्यादा करके हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे आप फ्लावर्स ग्रो करते हो, जो आपका फ्लावर्स का एग्रीकल्चर होता है, वहां पे आप ऐसे बी हाइव्स रखते हो, ताकि कोई भी बी इजीली फ्लावर का नेक्टर लेके आपके हाइव के अंदर यानी आपके छत्ते के अंदर लाके उसका जूस स्टोर कर सके, और बाद में फिर हम वो जूस को फिल्टर करके रिमूव करके उसके बहुत सारे जेली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर आर्टिफिशियल बी हाइव। फिशरी, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, आपको वेराइटी पूछते हैं कौन सी अच्छी वेराइटी है बीज की, मधुमक्खी की। फिशरी में क्या होता है, आप फिश फार्मिंग करते हो, तो फिश फार्मिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉन्ड में कौन से टाइप की फिशेज होंगी, फ्रेश वाटर फिश कौन सी होती है, सॉल्ट वाटर फिश कौन सी होती है, ओशंस में कौन से फिश सर्वाइव करते हैं, कौन से फिश को रिप्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक मछली एक बार में कितना अंडा देती है, सारी मछलियां सेम खाना नहीं खाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए अगर आप फिश फार्मिंग करते हो। फिशेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, ऑयस्टर्स, मसल्स, और हर फिश हर सीजन में नहीं मिलती है, सब सीजन स्पेसिफिक भी होती है। कुछ फिशेस इनलैंड यानी पॉन्ड्स वगैरह में ग्रो होती है, कुछ फिशेस मरीन में, कुछ फिशेस एस्चुरीज में ग्रो होती हैं। तो आपके इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जैसे कि ये देखो, इनलैंड एक्वेटिक एरिया ऑफ अवर कंट्री इज 40 to 50 लाख एकर्स। तो कॉमन फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, लैबियो रोहिता, जो नदी वगैरह में आसानी से मिल जाती है, कैटला कैटला, मृगला एंड अदर कार्प फिशेस। और अगर हम मरीन फिशेस की बात करें तो मरीन फिशेस का एग्जांपल क्या आएगा, बॉम्बे डक, सार्डिनेला, मैकरेल एंड पॉम्फ्रेट, ये आपके मरीन फिशेस है जो खारे पानी में मिलते हैं। एस्टुरिन फिशेस की अगर हम बात करें तो ऐसी फिशेस जो हमको सुंदरबन के जंगल्स में मिलती हैं। द कॉमन फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट, इट इंक्लूड सुटेबल साइट। आप फिशेस को, ये देखो ये एस्टुरी है जहां समुद्र और नदी मिलता है। फिशेस को ग्रो करने के टाइम पे आपको ये चीजें समझनी पड़ती है कि फिशेस का हैचरी टैंक अलग होना चाहिए जहां पे वो अंडे दे सके, उनको वो अंडे ग्रो होने के लिए टैंक अलग होना चाहिए, उसको बोलते हैं नर्सरी टैंक, उनका रिप्रोडक्शन का टैंक अलग होना चाहिए, उनका खाना, उनका पानी, टाइम टू टाइम साफ सफाई करना, उनको फीड प्रोवाइड करना, उनका वैक्सीनेशन करना, ये सारी चीजें जरूरी होती है। आपको एक ही टाइप का स्पीशीज ग्रो करना है या आपको एक ही टाइम पे बहुत सारे स्पीशीज ग्रो करने हैं, तो ये सारी चीजें भी आपके फिश फार्मिंग में इंपॉर्टेंट होती है। फिश को सिर्फ पकड़ के पानी में डाल दिया ऐसा नहीं है, एक बार अगर आपने फिश पकड़ ली और आपको वो फिश अब ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसको आप स्टोर कैसे कर सकते हो, प्रिजर्व कैसे कर सकते हो, उसके लिए चिलिंग ट्रीटमेंट होता है, फ्रीजिंग ट्रीटमेंट होता है, आप उसको सन ड्राई कर सकते हो, स्मोक में ड्राई कर सकते हो, सॉल्ट कर सकते हो, कैन में पैक कर सकते हो, उसके लिए क्या रूल्स है, कैसे हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई है। फिश से अपने को क्या क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिश ऑयल, फिश मील खाते हैं उसको, उससे फर्टिलाइजर बनता है, फिश गुआनो जो ग्लास पार्टिकल्स में यूज होता है, फिश से हम अलग अलग ग्लू बनाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, सोप में इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि बहुत ज्यादा वो स्टिकीनेस और शाइनीनेस देता है, ऑयल्स और मेडिसिन में यूज होते हैं, प्रॉन्स और लॉबस्टर्स बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये इंडस्ट्री कभी नीचे जाती ही नहीं है, इट इज ऑलवेज बेनिफिटेड। फिशरी प्रोवाइड्स गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। नेक्स्ट आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब क्या होता है, कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनाना और उसके बीच का जो फेज है, जो ककून बनता है, उस ककून में से सिल्क ऑब्टेन करना, तो दैट इज सेरिकल्चर, यानी सिल्क वर्म में से सिल्क बनाना। ठीक है, अब देखो आपका सिल्क का क्वालिटी कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि आपके जो बटरफ्लाई के अंडे हैं वो अंडे कौन से पत्ते खा रहे हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के पत्ते उस अंडे को खिलाओगे तो अच्छे क्वालिटी का सिल्क बनेगा, क्योंकि ये जो वर्म है ये वर्म इसी पत्ते को खा के बढ़ रहा है, और जब ये अपने आसपास में ककून बनाता है तो इसके आजू बाजू में ये जो धागा बनता है ना, इस धागे को ही हम बॉईल करते हैं। ककून को बटरफ्लाई बनने से पहले ही हम उसको बॉईल कर देते हैं और उसके अंदर का जो धागा होता है, ये धागा निकाल के हम उसी से थ्रेड बनाते हैं जिससे आपका पूरा सिल्क का कपड़ा बनता है। तो सबसे हाई क्वालिटी का सिल्क जो पाया जाता है इंडिया में वो होता है आपका मलबरी सिल्क। ये देखो, द बेस्ट सिल्क इज कॉल्ड एज मलबरी सिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बिक्स मोरी, ये आपका सीईटी क्वेश्चन है। और इसके बाद सेकंड क्वालिटी आता है टसर और एरी सिल्क, जो थोड़े कम क्वालिटी के होते हैं। मलबरी सिल्क हाई सिल्क क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शाइनी और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, और ये वर्म्स
मलबरी के झाड़ के पत्ते खाते हैं, इसीलिए वो सिल्क मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो वर्म्स मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आपको जब आप सेरिकल्चर करते हो तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई आके ये सिल्क के अंडे ना खा जाए, बटरफ्लाई के अंडे ना खा जाए, कैटरपिलर ककून जो है वो बटरफ्लाई में ना कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हाईटेक नहीं है, बट इसमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। इसको सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं, हैंडीकैप पीपल भी कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। लैक कल्चर में क्या होता है, इसमें हम नेचुरल गम बनाते हैं, जो हम टॉयज चिपकाने के लिए यूज करते हैं, बैंगल्स चिपकाने के लिए यूज करते हैं, शू सोल चिपकाने के लिए यूज करते हैं, वुडन इक्विपमेंट्स चिपकाने के लिए यूज करते हैं। ये गम हमको एक स्पेशल टाइप के इंसेक्ट से मिलता है, उस इंसेक्ट का नाम है टेकार्डिया लाका, जो कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसकी बॉडी में से जो एक सब्सटेंस निकलता है रेजिन, ये रेजिन सब्सटेंस ज्यादा करके फीमेल लैक इंसेक्ट से निकलता है, और ये फीमेल आपके बेर के प्लांट या पीपल के प्लांट, कुसुम, पालस, बबूल के प्लांट्स के ऊपर ग्रो होती है। ये देखो, ये जो फीमेल इंसेक्ट है, ये फीमेल इंसेक्ट जब गम छोड़ती है तो यही गम आपका लैक प्रोड्यूस करता है, और यही लैक हम इंडस्ट्रियली यूज करते हैं स्टिक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको नाम पूछा जाता है इंसेक्ट का और इसका यूज पूछा जाता है। लैक इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। नेचुरल लैक हमेशा इम्प्योर होता है, उसको प्योर करने के बाद हम उसको शेल लैक बोलते हैं, और ये शेल लैक इंडिया में ऑलमोस्ट 85% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। लैक वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज यूज्ड इन बैंगल्स, टॉयज, वुड वर्क, इंक, मिरर एक्सेट्रा, and it requires artificial inoculation of plant which give better and regular supply। तो ऐसे में हमको अलग अलग जगह पे आर्टिफिशियल पीपल के पेड़, बेर के पेड़ लगाने पड़ते हैं ताकि ये इंसेक्ट इजीली ग्रो हो सके और आपको लैक दे सके, ठीक है। नाउ कम्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो अभी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करना जो ह्यूमन के लिए डायरेक्टली बेनिफिशियल हो, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स हैं जिसको हम अपने लिए यूज करते हैं। माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है कि दो टाइप का बायोटेक्नोलॉजी होता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, तो उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज बताया गया है। जैसे इडली, ढोकला, डोसा वगैरह बनाने के लिए कौन से एयरबोर्न बैक्टीरिया यूज होते हैं, ल्यूकोनोस्टॉक एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। ये क्या करते हैं, एनवायरमेंट में से CO2 को ट्रैप करके आपके इडली को, आपके ढोकले को पफी बनाते हैं ताकि वो स्पॉन्जी स्पॉन्जी हो जाए। अगर मैं माइक्रोब से सोर्सेज ऑफ फूड की बात करूं तो मशरूम बेस्ट एग्जांपल है। हम मशरूम को डायरेक्ट तोड़ के खा सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और वो फंगस है, पर वो एडिबल फंगस है, तो डायरेक्ट इट कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड बिकॉज इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। अगर मैं बात करूं डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो डेयरी प्रोडक्ट में भी बैक्टीरिया यूज होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क को फर्मेंट करते हैं और आपको कर्ड, चीज, बटर ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। अभी देखो इधर पे अगर हम कर्ड की बात करें तो इंडियन कर्ड कैसे प्रिपेयर होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की मदद से। ये आप 10वीं से नाम पढ़ते आ रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हम मिल्क को गाढ़ा बनाते हैं इस बैक्टीरिया की मदद से। योगर्ट भी एक टाइप का दही होता है, पर इसमें हम दूसरा बैक्टीरिया यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्जारिकस। तो इसमें आपका जो दही है वो ज्यादा खट्टा नहीं होता है, इसमें जो दही बनता है वो थोड़ा सा स्वीट होता है, और इसमें आपका दही ज्यादा सिट्रिक एसिड बनाता है जिसकी वजह से ये ज्यादा खट्टा होता है। बटर मिल्क मतलब क्या होता है, छाछ। आपके दही का जो ऊपर का पानी बच जाता है वो पानी से हम बटर मिल्क बनाते हैं, ठीक है। चीज प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग चीज के लिए अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज आर फेमस बाय देयर फ्लेवर, बाय देयर टेक्सचर। तो रॉकफोर्ट एंड कैमम्बर्ट चीज बनाने के लिए हम फंगस यूज करते हैं, ब्लू ग्रीन फंगस लाइक पेनिसिलिन, रॉकफोर्टियन, पेनिसिलिन, कैमम्बर्टी। टॉम एंड जेरी वाले कार्टून में वो जो येलो कलर का चीज आपने देखा ना जिसके अंदर छेद होता है, जेरी हमेशा उसको खाने के लिए भागते रहता है, उस चीज का नाम है स्विस चीज। और वो स्विस चीज बनाने के लिए हम कौन सा बैक्टीरियम सोर्स यूज करते हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से चीज में बबल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे होल फॉर्म हो जाते हैं। तो आपको ये एग्जांपल्स और उसका बैक्टीरियल सोर्स याद रखना है। चलो देखते हैं प्रोसेस ऑफ रूट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं। कैलस में जब रूट बनता है तो उसको बोलते हैं राइजोजेनेसिस, और जब शूट बनता है तो उसको बोलते हैं कॉलोजेनेसिस। माइक्रो प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, यस व्हाट इज ए माइक्रो प्रोपगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और इसका दूसरा नाम है क्लोनल प्रोपगेशन। यानी माइक्रो प्रोपगेशन में सेम टाइप के प्लांट्स आप लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हो। Which of the following microorganism is used for production of SCP? Aspergillus niger हम यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। अच्छा इधर क्या पूछा है, इट इज नॉट यूज। देखो मैंने नॉट पढ़ा ही नहीं और फिर ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरिविसी भी यूज होता है, स्पिरुलिना स्पीशीज भी यूज होता है। ई कोलाई इज नॉट यूज फॉर सिंगल सेल प्रोटीन, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन आर, क्या क्या एडवांटेज है, ये अपने को गुड सोर्स देता है विटामिन का, हाई प्रोटीन कंटेंट है इसमें, और ये इसके पास बहुत सारे ब्रॉड वेराइटी है अलग अलग रॉ मटेरियल की। सो ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, ऐसा मेथड जिसमें हम क्रॉप की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ कम्स योर रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो माइक्रोब्स को हम खाने में भी यूज करते हैं, उससे एंटीबॉडीज भी बनाते हैं, विटामिन भी बनाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनाते हैं, ठीक है। और जब हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विटामिन, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाते हैं तो उस फेज को हम बोलते हैं इडियो फेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो जो लॉग फेज होता है, इडियो फेज, उस फेज में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना है तो उनको हम ग्रो करते हैं फर्मेंटर्स में, ऐसे टावर फर्मेंटर्स में। इसमें हम एक साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं तो उससे जो भी बाय प्रोडक्ट बनता है वो बाय प्रोडक्ट हम लेके अपना यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड मिलता है, एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, राइजोपस अराइजस से फ्यूमरिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी से विनेगर, और सबका अपना अपना यूज है। सिट्रिक एसिड यूज होता है कन्फेक्शनरी में, मतलब आपके स्वीट एजेंट्स में। फ्यूमरिक एसिड यूज होता है आपके गम्स में, पेंट्स में। आपका ये एसिटिक एसिड फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्लूकोनिक एसिड मेडिसिन में यूज होता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग यूजेस है। वाइटामिन तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सो अपनी बॉडी में विटामिन डी के अलावा ज्यादा कोई विटामिन नहीं बनता, ये हमको एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ता है। तो एक्सटर्नल सोर्स से कहाँ से, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमको विटामिन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा एंड एरिथ्रोथिशियम विटामिन B2 देता है, सूडोमोनास विटामिन B12 एंड एस्परजिलस नाइजर विटामिन सी। आपको ना इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा करके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते हैं, पर जैसे कि मैंने बोला अब लास्ट मोमेंट एग्जाम्पल रटने जाओगे तो सब सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा, इसीलिए सीईटी के टाइम पे एग्जाम्पल्स रट्टा मारना, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो ताकि कुछ तो ठोक के लिख सको, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये अपने मेडिसिन है। एंटीबायोटिक्स अपने को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए खुद एंटीबायोटिक बनाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक मिलता है, ये देखो 1 2 3 4 सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलता है। वेनिजुएला से मिलता है क्लोरोमाइसिटीन, एरिथ्रियस से मिलता है एरिथ्रोमाइसिन, ग्रीसियस से मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ऑरिफिशियन से मिलता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। पेनिसिलियम वाला बैक्टीरिया कौन सा एंटीबायोटिक देता है, पेनिसिलिन, ये ग्रीसोफुल्विन। तो ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग आपको क्या मिलता है, एंटीबायोटिक्स मिलता है, जो मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है। एंजाइम्स हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप का एंजाइम्स हम यूज करते हैं। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम स्टार्च ब्रेक डाउन करने के लिए, सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज ब्रेक डाउन करने के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन डाइजेशन के लिए, लाइपेज एंजाइम हम सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, कपड़े पे तेल लग जाता है वो तेल निकालने के लिए हम जो साबुन लगाते हैं उस साबुन में लाइपेज एंजाइम होता है। पेक्टिनेज एंजाइम फॉर योर प्रोटीन ब्रेकडाउन। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम आपके ब्लड क्लॉट को खोलता है, ब्लड जब नेचुरली क्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो इधर पे देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को हम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज से बनता है। ये क्या करता है, आपके बॉडी में अगर कहीं पर भी एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट हो गया तो ये क्लॉट को खोल देता है ताकि आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की सिचुएशन हट जाती है। स्टैटिन्स करके भी एंजाइम्स हैं जो आपके ईस्ट मोनास्कस परप्यूरस से बनते हैं, ये कमर्शियल स्केल पे बनाया जाता है, मतलब बहुत लार्ज स्केल में, क्योंकि ये आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करते हैं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सा एंजाइम मिलता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियस से मिलता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज किसको ब्रेक डाउन करता है, सुक्रोज को। ये एस्परजिलस नाइजर और स्क्लेरोटीनिया लिबर्टिनेज से मिलता है पेक्टिनेज। कैंडिडा से मिलता है लाइपेज, ये सोप इंडस्ट्री में यूज होता है। और ट्राइकोडर्मा कोनिगी से मिलता है सेल्यूलेज, ये अपने पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, जहां पे हम पेपर रिसाइकल करते हैं, उसके ऊपर की पूरी इंक निकालने के लिए और उस पेपर को रिसाइकल करने के लिए। गिबरलिन प्रोडक्शन इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है, जो यबूटा और सुमिकी ने आइसोलेट किया था गिबरेला फ्यूजिकोराई से। प्लस गिबरलिन हार्मोन पार्थेनोकार्पी करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अर्ली फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, कम लाइट में भी जल्दी फ्लावरिंग करने में हेल्प करता है। डोरमेंसी ब्रेक करने में हेल्प करता है, पार्थेनोकार्पी करने में हेल्प करता है, और प्लांट की लेंथ बढ़ा देता है, जैसे कि ग्रेप फ्रूट्स। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो जब भी हम बात करते हैं कि माइक्रोब्स कैसे यूज कर सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सीवेज मतलब क्या होता है। सीवेज एक ऐसा वेस्ट वाटर सिस्टम है जिसमें आपका डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल सारा का सारा वेस्ट आता है।
ये वेस्ट आपके घर का हो सकता है, हॉस्पिटल्स का हो सकता है, इंडस्ट्रीज का हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स इसमें उस टाइप के अलग अलग वेस्ट होंगे जिसको हमको डिकम्पोज करके फिर अपने नेचुरल वाटर बॉडी में रिलीज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आपके घर के किचन का पानी किधर जाता है? मैम मेरे घर के बाहर गटर में। गटर का पानी किधर जाता है? लार्ज वाटर सिस्टम में, रिवर्स में, ओशंस में। तो ये वाटर डायरेक्ट हम रिवर और स्ट्रीम में नहीं रिलीज कर सकते, हमको पहले इसका टॉक्सिसिटी लेवल कम करना पड़ता है। देखो हमारे सीवेज में कॉम्पोजिशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, दैट अवर सीवेज मेनली कंटेन्स 99.5 to 99.9% water and 0.1 to 0.5% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब 99.9% वाटर है, बाकी का जो 0.01 या 0.5% वेस्ट है, वो वेस्ट हमको डिकम्पोज करना है। उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते रिवर्स में, क्योंकि उस वेस्ट में आपके बैक्टीरिया, आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, उसमें आपका केमिकल हो सकता है, उसमें आपका ब्रूइंग इंडस्ट्री का वेस्ट हो सकता है, आपका मीट पैकिंग इंडस्ट्री का वेस्ट हो सकता है, और ये हम डायरेक्ट पानी में नहीं छोड़ सकते। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं हमको ये पानी ट्रीट करने में? सबसे पहले क्या होता है, आपका जो भी गटर का पानी रहता है उसका हम पहले स्क्रीनिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम बड़ा बड़ा कचरा पहले निकाल देते हैं और फिर उस पानी को हम आगे भेजते हैं ग्रिड सेटलिंग में। तो हमने बड़ा बड़ा कचरा निकाल दिया, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, और फिर इसको हम भेजते हैं ग्रिड चेंबर में। ग्रिड चेंबर में जब आपका ये पानी जाता है तो इसके अंदर के जो छोटे छोटे कोर्स पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर, रेत जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो छन जाते हैं, और फिर आपका ये जो वेस्ट वाटर है ये आगे जाता है आपके प्राइमरी टैंक में। तो देखो यहाँ पे हमने अपने पानी को ग्रिड सेटलिंग के लिए भेजा, फिर ये पानी गया प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट मोस्टली फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स वगैरह सब फिल्टर करके फिर जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उस ऑर्गेनिक वेस्ट के पानी को आगे भेजते हैं एरेशन टैंक में। दिस इज अवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस एरेशन टैंक में क्या होता है, आपके जितना भी कचरा है, मतलब उसमें जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, घर के पानी का कचरा, किचन का कचरा, इंडस्ट्रीज का कचरा, वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगा ना, वो एरोबिक बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ऊपर अपनी एक लेयर बना लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं फ्लॉक। ये फंगस और बैक्टीरिया से बनता है और जिसकी वजह से पानी का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमने बड़ा बड़ा कचरा निकाला, ग्रिड सेटिंग किया। ग्रिड सेटिंग में आपके छोटे छोटे पत्थर से कचरा पूरा फिल्टर हो जाता है, फिर वही पानी हम फिजिकली ट्रीट करते हैं, उसको हम सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं, 50 से 70% जो कचरा होता है वो जमा हो जाता है, और अब इस पानी में आपका ऑर्गेनिक मैटर है और कोलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स है। अब ये पानी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इस पानी को हम डालते हैं एरेशन टैंक में जिसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होने वाले हैं, और जब इसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है एयर की मदद से, तो उस बैक्टीरियल ग्रोथ को हम बोलते हैं फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स में आपका फंगस प्लस आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये पानी का पूरा ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन यूज करके तो बैक्टीरिया ग्रो हो गए। अब ये जो पानी के ऊपर आपके बैक्टीरिया की एक लेयर जम जाती है, ये लेयर हम छान के निकाल लेते हैं। तो इधर पे देखो, यहाँ पे आपका जो फ्लॉक लेयर जमा हो गया था, ये फ्लॉक का लेयर हम थोड़ा सा निकाल देते हैं और इस पानी को हम आगे भेजते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। इसमें जो नीचे एनारोबिक कचरा जमा होता है इसको बोलते हैं एनारोबिक स्लज। ये एनारोबिक स्लज हम पीछे थोड़ा सा रिसाइकल करते हैं ताकि अब जो नेक्स्ट वाटर आएगा तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जल्दी जल्दी उस पानी का ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट को डिकम्पोज करेगा, और बाकी का पानी हम आगे क्लोरीन ऐड करके उसका डिटॉक्सिफिकेशन करके उसको वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, और फिर ये पानी अपने रिवर स्ट्रीम्स में जाता है, गार्डनिंग के लिए यूज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने अपने वाटर को सेटलिंग टैंक में डाला। यहाँ पे आपका बैक्टीरिया फ्लॉक पूरा नीचे सेटल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज को हम आगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं ताकि आपका जो कुछ भी बचा कुचा एरोबिक बैक्टीरिया होगा वो मर गया होगा। तो अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, अपनी ग्रोथ दिखाएगा, बचे हुए ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा, जिसके वजह से हम पानी को आगे फिल्टर कर देते हैं। और फिर जो फिल्टर हुआ पानी होता है उसमें क्लोरीनेशन हम याद से ऐड करते हैं, क्योंकि क्लोरीनेशन क्या करता है, जो भी अपना पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको वो किल कर देता है और आपका स्लज अब डिस्पोज हो जाता है। ठीक है, माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन। देखो बहुत बार क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको हम गोबर गैस यानी बायोगैस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बायोगैस किससे बना है, ये कैसे टाइप का गैस है, इट इज अ नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोगैस में कौन से गैसेज होते हैं और कितना परसेंटेज होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन गैस होता है 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, एंड इट आल्सो कंटेन्स अदर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इन स्मॉल अमाउंट। बायोगैस हाईली इन्फ्लेमेबल है और ये ज्यादा कार्बन रिलीज नहीं करता है, मतलब
टॉक्सिक गैसेस रिलीज नहीं करता है, ठीक है। तो बायोगैस में हम अपना जो भी प्लांट का कचरा, एनिमल की पॉटी, सड़े हुए पत्ते, घर का वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सब मिला के एक खड्डे में भर देते हैं। ये देखो, ये अपना बायोगैस प्लांट है। ऐसा एक सीमेंट का खड्डा रहता है या गांव में अंडरग्राउंड खड्डा बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं टैंक। ये देखो, ये आपका डाइजेस्टर है। ये डाइजेस्टर के अंदर हम अपना पूरा गोबर, कचरा सब जमा करते हैं। ये ऐसा डिजाइन दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बायोगैस प्लांट का डिजाइन बनाया है। इसमें क्या होता है, आपका जो बड़ा सा खड्डा है, इस खड्डे में हम एक सिलेंडर डालते हैं। दिस इज अवर गैस होल्डर। जो भी गैस जमा होगा वो सिलेंड्रिकल गैस में जमा होगा। डाइजेस्टर के अंदर एक ओपनिंग पिट होती है, यहाँ से आप अपना नया नया गोबर, नया नया कचरा डालते जाते हो। ये डाइजेस्टर है, इसके अंदर वो कचरा आपका डाइजेस्ट होते जाता है और इसमें से जो भी गैस रिलीज होता है वो इस गैस होल्डर में कलेक्ट होता है। और इस गैस होल्डर का जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग अपने सिलेंडर से कनेक्ट होता है, जिससे हम डायरेक्ट खाना पका सकते हैं, ठीक है। तो बायोगैस में हम ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करके अपना डिकम्पोजिशन करके हम मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने इसको फ्यूल के जैसे यूज कर सकते हैं। बायोगैस करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है कि कौन से 3 स्टेप से आपका बायोगैस बनता है। एनारोबिक डाइजेशन होता है। पहला प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें आप क्लोस्ट्रीडियम, सुडोमोनास जैसे बैक्टीरिया यूज करके जो आपने गोबर डाला है, केले का छिलका डाला है, फ्रूट्स का कचरा डाला है, वेजिटेबल्स का कचरा डाला है, ये पूरा कचरा पहले आप ब्रेक डाउन करोगे वाटर के प्रेजेंस में, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर एंड सिंपल प्रोटीन, और फिर इसी सिंपल शुगर, सिंपल प्रोटीन्स को हम कन्वर्ट करते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस में। ये भी होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के वजह से। पर कौन से टाइप का बैक्टीरिया? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब क्या होता है? जो एडजस्टेबल होता है। कभी कभी ये एनारोबिक जैसा काम करेगा, कभी कभी एरोबिक जैसा काम करेगा। किसी भी बैक्टीरिया के नाम के आगे अगर ऑब्लिगेट लिखा है मतलब वो कंपलसरी एनारोबिक होगा या एरोबिक होगा, दोनों काम नहीं करेगा। फैकल्टेटिव है मतलब वो दोनों काम कर सकता है। तो पहले फूड को ब्रेक डाउन किया, फिर एसिड प्रोड्यूस किया, और फिर ये जो एसिडिक प्रोडक्ट्स मिले हैं मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से हम इस एसिडिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं अपने मीथेन, CO2 और H2O में। दिस इज हाउ अवर बायोगैस प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं इसके। सस्ता गैस है, रिन्यूएबल है, सेफ है, इजीली जनरेट, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ये ब्लू फ्लेम से रिलीज होता है, मतलब काला धुआं नहीं छोड़ता है। ये साफ सफाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो भी गांव का कचरा है वो आप बायोगैस बनाने में यूज कर लेते हो। इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं होता है, और ये एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और जो बचा हुआ आपका वेस्ट होगा उसको हम फर्टिलाइजर के जैसे यूज करते हैं, जो सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। चलो, CET क्वेश्चंस, हियर कम्स योर रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हीट वैरायटी विद हाई प्रोटीन कंटेंट? कौन सा ऐसा व्हीट का वैरायटी है जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई है? एटलस 66, ठीक है। ये देखो, इधर पे अपन ने पढ़ा था व्हीट एटलस 66, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है बायोफोर्टिफिकेशन वाले टॉपिक में। एग्जाम्पल ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इज, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो इसमें से ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब ये बहुत सिंपल है, इसमें से आपको सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाता है। एक ऑर्गेनिज्म को यूज करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारना। जैसे ये चीज मैं बोलती हूँ, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है बैसिलस thuringiensis का। बैसिलस thuringiensis और ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, ये दोनों आपका एग्जांपल है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। बैसिलस thuringiensis में हमने क्या पढ़ा है? इस बैक्टीरिया के स्पोर से हम इंसेक्ट को मारते हैं क्राई प्रोटीन एक्टिवेट करके। और ट्राइकोडर्मा स्पीशीज ये आपके रूट के आसपास में देखने को मिलता है। ये देखो, ये आपका प्लांट है, प्लांट के रूट के आसपास ट्राइकोडर्मा फंगस देखने को मिलता है। ये क्या करता है? जो भी पैथोजन आपके रूट को बीमार करने की कोशिश करेगा, ये फंगस उस पैथोजन को किल कर देता है। तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज हेल्प्स इन प्लांट प्रोटेक्शन। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कौन से पैथोजन से, ये देखो, द कोरिलेशन इज डिपिक्टेड एज पर द फॉलोइंग टेबल। मतलब इधर पे क्या दिया गया है? इस बैक्टीरिया से हम इस होस्ट को मार सकते हैं, बैसिलस thuringiensis से कैटरपिलर को मार सकते हैं, इन फंगस से इन इंसेक्ट्स को मार सकते हैं, नोसेमा लोकेस्ट्रा से ग्रास हॉपर को किल कर सकते हैं, न्यूकोपॉलीहेड्रोवायरस एंड ग्रेनुलोवायरस से वी कैन किल कैटरपिलर्स एंड गिप्सी मॉथ्स। तो ये पैथोजन की मदद से हम इन इंसेक्ट से छुटकारा पा सकते हैं। बायो हर्बिसाइड्स मतलब क्या होते हैं? देखो, बहुत बार क्या होता है, एग्रीकल्चर करते करते खेती में ना अनवांटेड घास उग जाती है, जो आपके क्रॉप्स का वाटर और नाइट्रोजन खा लेता है। तो वो घास अगर मुझे काट के निकालना है तो उसके लिए मैं कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया यूज करती हूँ। तो कौन सा फंगस हम यूज कर सकते हैं घास काटने के लिए? फाइटोप्थेरा पाल्मिवोरम, अल्टरनेरिया क्रासा, फ्यूसेरियम स्पीशीज। ये सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने से ही होगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है।
बोर्ड्स के लिए टाइम कम है तो एग्जाम्पल लर्न करने में टाइम मत वेस्ट करना, सीईटी के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सीईटी के लिए पूछे जाएंगे। कौन से इंसेक्ट से हर्ब्स को मार सकते हो, कौन से बैक्टीरिया से हर्ब्स को मार सकते हो, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। रोल ऑफ माइक्रोब्स इज बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर होता है, फंगल बायोफर्टिलाइजर होता है, ठीक है। बायोफर्टिलाइजर क्या होता है, जो आपको बिना केमिकल यूज करे आपकी सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा सके, क्योंकि पहले हम इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी कम हो जाती थी और वो केमिकल सॉइल में रह जाता था, जिसकी वजह से वो केमिकल फूड में एब्जॉर्ब होता था और हमारी बॉडी में उस केमिकल के साइड इफेक्ट्स देखने मिलते थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बायोफर्टिलाइजर्स बनाया जिसकी मदद से सॉइल की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और हमको भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। तो ऐसे अलग अलग बायोफर्टिलाइजर्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। दो टाइप का बायोफर्टिलाइजर देखने मिलता है, बैक्टीरियल, फंगल, और एक दोनों के बीच का आता है साइनोबैक्टीरियल। अगर मैं अलग अलग बायोफर्टिलाइजर्स की बात करूं तो इधर पे पहला आता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर को हम डायअज़ोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। दो टाइप का नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर होता है, एक फ्री लिविंग, एक सिम्बायोटिक। यहाँ पे हम सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर की बात करें तो एग्जांपल है राइजोबिया, एनाबिना एंड फ्रांक। और अगर फ्री लिविंग बायोफर्टिलाइजर की बात करें तो एग्जांपल आएगा अजोटोबैक्टर, नोस्टॉक, क्लोस्ट्रिडियम एटसेट्रा। ये देखो फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर क्या करता है, पत्थर को ब्रेक डाउन करके उसमें से फॉस्फोरस निकालने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल सुडोमोनास स्पीशीज, एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज। साइनोबैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर क्या करता है, इसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगे, जो फोटोसिंथेसिस करके सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करता है। कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर्स, ये बायोफर्टिलाइजर्स अलग अलग बैक्टीरिया फंगस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं जो एनिमल्स को जब हम खिलाते हैं या जो खाद बनाते हैं, एक तो एनिमल फीड और दूसरा जो आपका खाद होता है, ठीक है, जो आप मिट्टी में डालते हो, जो फर्टिलाइजर डालते हो, वो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कॉम्पोजिशन से हम बना सकते हैं। देखो बायोफर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया है, बैक्टीरियल एंड फंगल। उसके बेसिस पे आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग, कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर देखने मिलते हैं। अगर हम फंगल बायोफर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें और दो टाइप है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। फंगल बायोफर्टिलाइजर, माइकोराइजा मतलब क्या होता है, माइको मतलब फंगस, और ये फंगस किसकी हेल्प करता है, प्लांट के रूट्स की, तो इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या करता है, ये हमारे प्लांट के बाहर बाहर से काम करता है। ये देखो एक्टोमाइकोराइजा आपके प्लांट का जो रूट सेल है वो रूट सेल के अंदर से नहीं जाएगा, ये कभी भी रूट सेल के वॉल के स्पेसेस के बीच में से जाता है। हाइफे डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल्स। और एंडोमाइकोराइजा क्या करता है, ये आपके रूट सेल्स के बीच बीच में से जाता है, जिसके वजह से हमको वैम का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। व्हाट इज वैम, देखो एक्टोमाइकोराइजा बाहर बाहर से जाता है और ये एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं हार्टिग नेट। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है बोर्ड्स में। और एंडोमाइकोराइजा की वजह से हमको वेसिकल्स का स्ट्रक्चर देखने मिलता है, इधर देखो ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स का स्ट्रक्चर देखने मिलता है, इसको हम बोलते हैं वेसिक्युलर आर्बस्क्युलर माइकोराइजा या वैम, जिसकी वजह से आपके प्लांट के रूट तक मिनरल्स और वाटर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अलग टाइप के एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल्स दिए, आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। राइजोबियम आपके रूट के नोड्यूल में प्रेजेंट होता है, ये आपका रूट है, रूट के पास ऐसा नोड्यूल होता है, उसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके फिक्स करने में हेल्प करता है। तो ये देखो ये आपका राइजोबियम है, यहाँ पे आपका ये रूट नोड्यूल है, ठीक है। अजोला और एनाबीना के बारे में क्या बताया है, ये आपका अजोला का प्लांट स्पीशीज है, उसके अंदर ये छोटा सा एनाबीना होता है। एनाबीना चावल की खेती में देखने को मिलता है, जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये रूट के आसपास में भटकते हुए दिखाई देगा, रूट के अंदर नहीं होता है, रूट के आसपास सॉइल में होता है, और ये भी हमको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। अजोस्पिरिलम ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। राइजोबियम कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है, पी, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अजोटोबैक्टर कौन से स्पीशीज में देखने को मिलता है, राइस, कॉटन, वेजिटेबल्स। अजोस्पिरिलम किस में देखने को मिलता है, सीरियल्स, मिलेट्स, कॉटन, ऑयलसीड एटसेट्रा। एनाबीना के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ये देखो ये जो आपके एनाबीना है, इट हैज सम स्पेशलाइज्ड एंड कलरलेस सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट मतलब छोटा छोटा कैविटी होता है, इसके अंदर स्पेसिफिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो आपके बायोफर्टिलाइजर्स के पास ऐसा कौन सा स्पेशल कैविटी है जहां पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इट इज हेट्रोसिस्ट। ये हमने चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था। अजोला एक प्लांट है जिसके अंदर एनाबीना होता है, देखो ये अजोला की लीफ है, इस अजोला के लीफ में, लीफ की जो कैविटी होती है वहां पे हमको एनाबीना देखने को मिलता है, और ये एनाबीना का हेट्रोसिस्ट का कैविटी है जहां पे आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है।
और ये ज्यादा करके राइस की फील्ड में यूज होता है, क्योंकि राइस को वाटर ज्यादा चाहिए रहता है, तो ये वाटर रिटेनिंग प्लांट होता है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो बायो फर्टिलाइजर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये सस्ता होता है, पोल्यूशन से प्रॉब्लम नहीं होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। BGA मतलब ब्लू ग्रीन अलगे, ये भी बायो फर्टिलाइजर का काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह सिक्रीट करता है। अजोटोबैक्टर की वजह से भी इजीली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बायो फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, जैसे टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो अब अपने कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बायो फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स सबको नुकसान है। तो इसका उल्टा अपने को बायो फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो यस, आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने वरदान बैच को ज्वाइन नहीं किया है, आप कुछ मिस कर दोगे, इससे पहले वरदान बैच ज्वाइन कर लो। अगर आपको 95 से भी ज्यादा परसेंटाइल लाना है MST CET में, तो प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, लॉग इन करो और फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। वरदान बैच चेक करो, मॉक टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट भी आप परचेस कर सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो। अब एक लास्ट चैप्टर बचा है, 15th चैप्टर, जो 2 मार्क्स का चैप्टर है, वो भी हम कंप्लीट करेंगे जल्दी आपके बोर्ड्स के पहले, पक्का। और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि MST CET के लिए भी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो हम आपके साथ सिर्फ बोर्ड्स नहीं, आपके MST CET तक साथ रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो और मेहनत करते रहो। I'll see you very soon. Take care. Thank you for watching this video. याद रखो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं।